अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जहां एक तरफ मुल्क के डिफ़ॉल्ट के खदशात हैं और दूसरी तरफ इसहाक डार की हटदर्मी की वजह से रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, हवाला हुंडी का बिजनेस बढ़ रहा है, मुल्क में डॉलर नापैद होते होते हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए भी डॉलर्स की शॉर्टेज है। लेकिन उन्हीं हालात में अल्लाह ताला अच्छी खबरें भी दे रहा है। मसलन आज की खबर ले लीजिए, पाकिस्तान से बड़ी तादाद में अमेरिका को सीमेंट एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है। जी हाँ, अमेरिका और यूरोप सीमेंट के लिए बड़ी लुक्रेटिव मार्केट्स हैं, वहाँ बहुत महंगा सीमेंट बिकता है, लेकिन उसके लिए आपको खूब सारी सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनी डीजी खान सीमेंट ने पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा अमेरिका को सीमेंट की एक्सपोर्ट का आगाज़ किया है। गुज़श्ता साल जून में एक ट्रायल किया गया था, कामयाबी से पाकिस्तान से सीमेंट 50,000 टन भिजवाया गया था जो अप्रूव हुआ, और उसकी अब दूसरी खेप भी ह्यूस्टन पहुंचा दी गई है। अगर पाकिस्तान की सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए तो हम लोग 6.5 करोड़ टन सीमेंट सालाना पैदा कर सकते हैं। लोकल डिमांड तकरीबन 4 करोड़ टन है और हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं तकरीबन 50 लाख टन सालाना के होते हैं। और जिन मार्केट्स को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं वो निस्बतन दूसरे और तीसरे दर्जे के मालिक हैं फाइनेंशियली। मसलन मडागास्कर को हम एक्सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान को करते हैं, श्रीलंका को करते हैं। तो इन तमाम ममालिक को जो हम सालाना 250 से 300 मिलियन डॉलर का सीमेंट एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनके बाद भी हमारे पास तकरीबन 2 करोड़ टन सीमेंट प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल मौजूद होता है। तो अगर हम उस सीमेंट को पाकिस्तान से यूरोप या अमेरिका को एक्सपोर्ट करें तो 1 अरब डॉलर्स की मार्केट पाकिस्तान के लिए बआसानी हर साल खुल सकती है। अब इस एक डीजी खान सीमेंट कंपनी ने जो ऑर्डर लिया वो 360 मिलियन डॉलर्स का ऑर्डर है। इन्होंने 6 लाख टन पाकिस्तान से सीमेंट एक्सपोर्ट करना है जो कि लो एल्कली सीमेंट है। तो अगर एक कंपनी 360 मिलियन टन कमा सकती है तो मजीद 2-3 बड़े ब्रांड जो हैं, इसमें बेस्ट वे वाले भी हैं, चिराट सीमेंट वाले भी हैं, अगर वो भी आगे बढ़ें तो पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स सिर्फ सीमेंट की एक्सपोर्ट से आ सकता है। डीजी खान सीमेंट 1 साल के अंदर ये 360 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान लेकर आएगी और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है। इनकी टोटल 4 फैक्ट्री हैं, 2 डीजी खान के अंदर, एक चकवाल के करीब खैरपुर का इलाका है और चौथी लसबेला का ज़िला है हब के अंदर। मजमूई तौर पर ये कंपनी सालाना 67 लाख टन सीमेंट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है और हर रोज़ ये 22,500 टन सीमेंट प्रोड्यूस कर सकती है। इन्होंने जो लेटेस्ट प्लांट लगाया है हब के अंदर वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद जिस तरह हम लोड शेडिंग से तंग आकर स्टूडियो से निकले और आउटडोर आए, इसी तरह अगर पाकिस्तान अपने आप को रीलोकेट करे, अपनी प्रायोरिटीज चेंज करे, अपने मसाइल देखे, वसाइल को टारगेट करे और आगे की प्लानिंग करे, तो इस मुल्क के पास आज भी आउटडोर जैसे बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल्स हैं जिनके जरिए हम अरब डॉलर्स कमा सकते हैं। अब अमेरिका की मिसाल ले लीजिए। सदर बाइडन ने अमेरिका को रीवैम्प करने के लिए 6 ट्रिलियन डॉलर्स का पैकेज दिया है। कितना? 6,000 अरब डॉलर्स का, जिसमें तमाम पुराने ब्रिजेस, फ्रीवेज, हाईवेज, रोड्स और दीगर नेटवर्क को रीवैम्प किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। तो अब इन तमाम कामों में बड़ी मिकदार के अंदर सीमेंट इस्तेमाल होगा और पाकिस्तान वो सीमेंट बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट कर सकता है। फिलहाल अमेरिका दुनिया के बड़े इंपोर्टर्स में शुमार होता है सीमेंट के, और फिर वो कनाडा से सीमेंट इंपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा मैक्सिको से कर रहा है, दीगर ममालिक से कर रहा है। तो अगर उन करीब 3 ममालिक के होते हुए पाकिस्तानी कंपनी वहाँ बिड करके और बड़ी मिकदार में एक ऑर्डर लेने के काबिल हुई है, इट मीन्स पाकिस्तान में निस्बतन मैक्सिको और कनाडा के सस्ता सीमेंट प्रोड्यूस होता है और तमाम तरह अखराजात डालने के बावजूद ये सीमेंट वहाँ पहुँचाया जा सकता है, फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। तो हमारे पास इस तरह की कितनी और अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। अब अमेरिका जैसे मुल्क में अगर आपने सीमेंट एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ के सरकारी सर्टिफिकेशंस लेने के लिए आपको
1 साल का वक्त लगता है औसतन। तो इस कंपनी ने वो सारी सर्टिफिकेशंस ली। इसके अलावा अब हमारे पास पूरा यूरोप खुला पड़ा है, हमारे पास बर्तानिया है। तो अगर हम यूरोप और अमेरिका को टारगेट करें तो हम $2 अरब भी नहीं कमा सकते। हमारे पास कितना बड़ा 2 करोड़ टन का सरप्लस पड़ा हुआ है हर साल। तो देखना यह है कि हुकूमत की पॉलिसीज कब इस जानिब बढ़ती हैं कि हमने एक्सपोर्ट सरप्लस करना है। अगर हम सिर्फ इंपोर्ट्स रोकते रहेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। हमने गुज़िश्ता 8 माह में ये करके देख लिया है। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और कई गुना बढ़ाना है। वो कहाँ बढ़ाना है? हमारे बिजनेसमैन के साथ बैठकर हमें डिसाइड करना होगा कि आप क्या चीज़ फौरी तौर पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनको फैसिलिटेट करना होगा। उन मुतलका ममालिक के अंदर एम्बेसीज को इन्वॉल्व करना होगा। जब एम्बेसीज इन्वॉल्व होती हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से काम करवा लेती हैं निस्बतन प्राइवेटली जो लोग काम करवाते हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तान के पास डेयरी सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पर चीज़ के प्लांट लग सकते हैं, पनीर बड़ा आला क्वालिटी का बन सकता है। अब नेम कीजिए, मीट के अंदर, गोश्त के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। हमारे यहाँ बहुत सारे जानवर छोटी उम्रों में ही बेच दिए जाते हैं और वो ज़िबा करके खा लिए जाते हैं, क्योंकि उस छोटे जानवर को 1-1.5 साल पालने का खर्चा किसान अफोर्ड नहीं करता। अगर यहाँ पर ऐसे कमर्शियल फार्म्स बना लिए जाएं जहाँ पर वो 1-2 दिन का बछड़ा रख लिया जाए तो यकीन कीजिए इस मुल्क में ना सिर्फ गोश्त सस्ता हो सकता है बल्कि यहाँ से बड़ी मिकदार में मज़ीद गोश्त एक्सपोर्ट भी हो सकता है। इस तरह के ऐसे बेतहाशा काम है जिसे करने के लिए नीयत चाहिए, प्रॉपर वर्किंग चाहिए और उसके अलावा उस मुतलका फील्ड के ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि आपको अच्छी सजेशन दें, इम्प्लीमेंटेशन दें और फिर ब्यूरोक्रेसी से काम करवाने का हुनर आपको आना चाहिए। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से अगर आपको काम करवाना आता है तो आप सालों का काम महीनों में करवा सकते हैं, और अगर आपको काम करवाना नहीं आता तो फिर आप दिनों का काम भी सालों में नहीं करवा सकते। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले, इन मुश्किल तरीन हालात से हम सुरखरू होकर निकलें। इसहाक डार अपनी ज़िद छोड़ें, डॉलर को मार्केट के लेवल पे आने दें ताकि मुल्क के अंदर अब जो 2-3 अरब डॉलर्स की एक ब्लैक मार्केट बन गई है वो ख़त्म हो। यही 2-3 डॉलर्स लीगल चैनल से आए तो पाकिस्तान का सांस सौखा हो सकता है। और फिर जब रेमिटेंसेस सही तरीके से आएंगी उसको देखते हुए हमारे एक्सपोर्ट्स के पैसे भी लीगल तरीके से आएंगे तो हमें कुल मिलाकर को 5 अरब डॉलर्स इजाफी मिल सकते हैं मौजूदा हालात में। और हमारे क्या हालात हैं कि हम एक 500 मिलियन डॉलर्स के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? इसहाक डार साहब की ख्वाहिश मऊम है कि मैंने डॉलर को कंट्रोल करके रखना है अपने साबका दवार की तरह। साबका दवार में उनका मुफ्ता लग जाता था, कभी अमेरिका खुले सारे पैसे देता था क्योंकि उससे हमारी अफगानिस्तान में ज़रूरत थी, कभी अरब ममालिक हमें पैसे देते थे। अब तो अरब ममालिक में भी अपने ही शहरियों पर टैक्सेस लगना शुरू हुए हैं जो पहले नहीं थे। तो वो हमें कह रहे हैं कि जनाब अगर हम अपने ही शहरियों पर टैक्स लगा रहे हैं तो आप अपने अमीरों पर, अपने सनतकारों पर, अपने जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाते? इस मुल्क के जागीरदारों से ही अगर एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए तो 500 अरब रुपया टैक्स कलेक्ट हो सकता है। जी हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास 12.5 एकड़ से ज्यादा ज़री रकबा है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस मुल्क में ऐसे लोग जिनके पास 12.5 एकड़ से जायद ज़री रकबा है उनकी तादाद सिर्फ 5% है। यानी कुल किसानों में से 95% किसान तो वो हैं जिन पर एग्रीकल्चर टैक्स लग ही नहीं सकता कानून के मुताबिक, और सिर्फ लगेगा उन 5% पर जिन पर 12.5 एकड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी होने का सबूत है। तो वो किसान क्या करते हैं, वो जागीरदार क्या कहते हैं, ये छोटे किसानों को डराकर एहतजाज करने लगते हैं और हर साल हम 500 अरब रुपए का एग्रीकल्चर टैक्स ज़ाया कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहां से हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं और इसी मुल्क को हमारे चैनल के नाम से रिच पाकिस्तान बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।